मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। अध्यापक भी सीखें, विद्यार्थी भी सीखें। कहते हैं कि राजीव दीक्षित कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार थी। एक ऐसा विचार जिसने इस देश का परिचय आयुर्वेद से कराया, जिसने स्वदेशी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाया। आज भले ही राजीव जी हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा हमेशा के लिए अमर है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या होता अगर राजीव दीक्षित आज जीवित होते, क्या होता अगर उनके सारे लक्ष्य आज पूरा हो पाता। राजीव जी का एक लक्ष्य था कि वो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाए जिसमें सिर्फ काम की चीजें पढ़ाई जाए। शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। मैकॉले ने जो पाठ्यक्रम तय किया वही हम पढ़ते हैं, और दुर्भाग्य से मैकॉले जो पाठ्यक्रम हमको दे गया वो इतना रद्दी और बेकार का है जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हम पढ़ते हैं, रटते हैं, कक्षा में जाकर उल्टी करते हैं। कॉपी पे लिखना माने उल्टी करना। 100 में से 96 नंबर ले आते हैं। अब उसका शहद लगा के चाटें तो क्या निकलता है उसमें से? 96 नंबर। जिंदगी में काम नहीं आती वो शिक्षा। मैं मेरा उदाहरण देता हूं। सालों साल मैंने पढ़ाई की, मेरा जीवन खराब किया। मैं नहीं पढ़ता तो बहुत अच्छा होता। जितने साल मैंने पढ़ाई की, जितना पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई पे खर्च किया, जितना पैसा मेरे ट्यूशन पे मेरे माता पिता ने खर्च किया, अगर मैं पढ़ने नहीं जाता वो सब पैसा बचता और मैं उससे कोई धंधा और व्यापार करता तो करोड़पति होता। ऐसी शिक्षा व्यवस्था हम बनाएं जिसमें डिग्री का महत्व ना हो, ज्ञान का महत्व हो, परीक्षा का महत्व ना हो, सीखने का महत्व हो, पढ़ाने का महत्व नहीं हो, सिखाने का महत्व हो। जो हमें स्कूलों में 12 वर्ष की अवधि में पढ़ाया जाता है वो उसे 2 वर्षों में ही पूरा करने की बात करते हैं। अगर ये लक्ष्य पूरा हो पाता और उससे जो हमारा समय बचता, जो हमारे पास 10 सालों का समय बचता, उन 10 सालों में हम बहुत सी सारी चीजें सीख सकते थे। राजीव दीक्षित का एक दूसरा लक्ष्य था कि वो इस देश से भ्रष्टाचार को कम से कम कर सके। और एक व्यवस्था हम करना चाहते हैं। इस देश में आजकल पाकिस्तान नाम का देश जाली नोट भिजवाता है। 18,000 करोड़ के हर साल जाली नोट आते हैं। 15 से 20% करेंसी हमारी जाली नोटों की हो गई है। धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था को खत्म कर सकती है। तो हम उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। वो क्या कि पाकिस्तानी एजेंट जो भारत में आते हैं जाली नोट लेकर, वो 1000, 500 और 100 के नोट लेके आते हैं। जब पाकिस्तानी एजेंट पकड़े जाते हैं तो उनके पास 1000, 500, 100 के नोट होते हैं। एक बार एक सीबीआई अधिकारी को मैंने पूछा कि ये पाकिस्तानी एजेंटों को आप जब पकड़ते हो तो 1000, 500, 100 के नोट जो आते हैं उनसे पूछो कि यही नोट लेके वो क्यों आते हैं? 50 का नोट क्यों नहीं लाते? 20 का क्यों नहीं लाते? 10 रुपए का नोट क्यों नहीं लाते? तो एक सीबीआई अधिकारी ने पूछा पाकिस्तानी एजेंट को, तो उसने कहा कि साहब 50 रुपए का नोट हम इसलिए नहीं ला सकते कि उसको बनाने में 53 रुपए खर्च हो जाते, 20 का नोट बनाने में 25 रुपए खर्च हो जाते, 10 का नोट बनाने में 15 खर्च हो जाते हैं। तो वो तो पाकिस्तान के लिए घाटे का सौदा है, इसलिए 10, 20, 50 के नोट नहीं लाते, 1000, 500, 100 के लाते हैं। तो हमने अब ये तय किया है कि इस देश में से 1000, 500 और 100 के नोट ही खत्म कर दिए जाएं, छोटे ही नोट रखे जाएं इस देश। जिन जिन के पास 1000, 500, 100 के नोट हैं वो रिजर्व बैंक में जमा करें, उसके बदले में 50-50 के नोट लेके अपने घर चले जाएं। फिर हम देखेंगे कि कौन माई का लाल 10 करोड़ की रिश्वत देता है किसी। अभी 10 करोड़ की रिश्वत तो एक ब्रीफ केस में आ जाती है, 1000 के नोट लेके वो दे आते हैं। फिर जब 50 का ही नोट रहेगा सबसे बड़ा, तो 10 करोड़ की रिश्वत ले जाने के लिए ट्रक भरना पड़ेगा और ट्रक भर के नोट ले जाके किसी को देना पड़ेगा। लेने वाले को हम देखेंगे और देने वाले को देखेंगे, कैसे संभव? भारत के भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं। पाकिस्तान की जाली करेंसी के रैकेट को खत्म करने के लिए छोटे नोट चलाने हैं। और इससे भी ज्यादा जो गंभीर बात मैं कहना चाहता हूं वो ये कि 84 करोड़ भारतवासी एक दिन में सिर्फ 20 रुपए खर्च करते हैं, तो उनको तो 20 के नोट की ही सबसे ज्यादा जरूरत है।
अब 84 करोड़ तो हमारी आबादी का 70% है। 70% आबादी जिस नोट को खर्च करती है वही नोट ज़्यादा चलना चाहिए, बड़े नोट सब खत्म होने चाहिए इससे। राजीव जी का तीसरा लक्ष्य था कि वो स्वदेशी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं। 1949 तक अगर चीन के बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि चीन भिखारी देश था। उनको खाना खाने के लिए जो चावल चाहिए वो उनके पास नहीं होता था। उनके उद्योग उनके पर्याप्त नहीं थे, व्यापार उनका अच्छा नहीं था 1949 तक। और 1949 माने आज से लगभग 60-61 साल पहले तक विदेशी कर्जे में डूबा हुआ था। पूरी तरह से ध्वस्त और अस्त व्यस्त देश था चीन। लेकिन चीन में एक बड़ा नेता पैदा हुआ, उसका नाम था माओ जेडोंग। उसने पूरे देश को स्वदेशी के रास्ते पे डाल दिया और चीन के लोगों के दिल दिमाग में स्वदेशी चिंतन, स्वदेशी दर्शन ऐसे भर दिया कि पूरा चीन पिछले 60 साल में अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और आज चीन पूरी दुनिया को अनाज खिला रहा है, पूरी दुनिया को भोजन करा रहा है। सारी दुनिया के बाजारों में 25% से ज़्यादा सामान चीन का भरा हुआ है। तो ये सभी देश दुनिया में अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि वो ताकत से खड़े हुए, स्वावलंबन के साथ और स्वदेशी के आधार पर। इतने सारे देश अगर स्वदेशी के आधार पर दुनिया भर में खड़े हो सकते हैं और महाशक्ति बन सकते हैं तो भारत भी स्वदेशी के आधार पर ही खड़ा होकर दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। जब भी कोई इस देश की मदद करना चाहता है, इस देश से गरीबी मिटाने की कोशिश करता है, तब इस भारत के ही लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं। बड़ी बड़ी ताकतें अपने स्वार्थ के लिए हमेशा से क्रांतिकारियों को दबाती आई हैं, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद या फिर राजीव दीक्षित। अपने ही लोग इस देश के क्रांतिकारियों को मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि राजीव दीक्षित कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है और विचार अमर होते हैं। राजीव जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाना अब हमारा और आपका संयुक्त कार्य है। अतः आपको जहां भी अवसर मिले वहां स्वदेशी विचारधारा को लोगों तक अवश्य पहुंचाएं। राजीव दीक्षित जी को अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर घूम घूम कर प्रचार करना पड़ता था, लेकिन आज आपके पास इंटरनेट की सुविधा है, जिसके माध्यम से आप इन संदेशों को बहुत कम मेहनत में ही लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इस तकनीक का सही उपयोग करें और सही संदेशों को लोगों तक पहुंचाएं। यदि इसी प्रकार इस देश के केवल 1% लोग भी स्वदेशी विचारधारा को फैलाने के कार्य में लग जाएं, तो वह पल दूर नहीं जब भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा।